नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने फेवरेट प्लेटफॉर्म पे। मैं आपका दोस्त एडवोकेट आशुतोष पांडे। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं वक्फ बोर्ड के बारे में। वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम 2025 के बारे में, जिसकी सुनवाई ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में चल रही है, जिसमें आज आखिरी दिन के सुनवाई के बाद जो मैराथन सुनवाई के नाम से जाना जा रहा है, यानी कि डे बाय डे वहाँ हियरिंग चल रही है और उस पर याचिकाकर्ताओं की तरफ से जाने माने वकील कपिल सिब्बल और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। आने वाले दिनों में फैसला भी आएगा। क्या फैसला आएगा ये समय की बात है, लेकिन क्या कहा सॉलिसिटर जनरल ने और क्या जवाब दिया कपिल सिब्बल ने। सबसे पहले दोस्तों, हम ये समझते हैं कि क्या है वक्फ बोर्ड। तो दोस्तों, सेंट्रल वक्फ काउंसिल इज़ एन इंडियन स्टेटरी बॉडी ऑपरेटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द वक्फ एक्ट 2025, a subordinate of the Waqf Act 1995. It formed in 1913 during the British rule. जब भारत पर अंग्रेज़ों का शासन था, सन 1913 में पहली बार वक्फ बनाने की बात की गई। 1913 में वक्फ का निर्माण किया गया, वो फॉर्म्ड किया गया। उसके बाद जितने अमेंडमेंट हुए हैं समय समय पर, वो सब अपने मुताबिक किया गया है कि हमें किस में लाभ है, किस में नुकसान है। इन चीज़ों को देखते हुए, ध्यान में रखते हुए वक्फ बिल्स में अमेंडमेंट किया गया है। जब लाभ था किसी को कोई कष्ट नहीं था। आज के डेट में जब मामला बैलेंस किया जा रहा है, वक्फ की आड़ में जो गोरख धंधे हो रहे थे, जो वक्फ की आड़ में जो कार्य हो रहे थे, जो समाज के विरोध में जो काम हो रहे थे, गैर सामाजिक कार्य हो रहे थे, अनैतिक कार्य हो रहे थे, उन कार्यों पर जब ब्रेक लगाने का समय आया, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसके लिए सतर्क हुई, तो आज फिर इसमें चिल्लम चिल्ली क्यों? आज क्यों कपिल सिब्बल तुषार मेहता के सवालों का जवाब देने से कतरा रहे हैं? क्यों मुस्लिम पक्ष वक्फ, जिसे दान देने और दान लेने के लिए किया गया था, वो आज के डेट में उसे क्यों एक इस्लामिक बॉडी के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है, जबकि इसका फॉर्मेशन केवल लोगों एक सेकुलर थीम के लिए, एक सेकुलर लक्ष्य के लिए इसका निर्माण किया गया था, ऐसा बोल करके 1913 में, फिर 1923 के प्रावधानों के तहत इसमें जो भी अमेंडमेंट किए गए, फिर 1995 में, 2007, फिर 2025 में जब इसमें अमेंडमेंट किया जा रहा है जो देश के हित में है, समाज के हित में है, लोगों के हित में है, तो फिर क्यों इतना इन लोगों को पीड़ा पहुंच रही है? इसके पीछे का रीज़न क्या है? एक्चुअल में दोस्तों, वक्फ बोर्ड का निर्माण, उसके पीछे की सोच बहुत ही काली सोच है, और इस सोच को धरातल पर उतारने से पहले ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, प्रेजेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी मोदी सरकार ने उसे धराशायी कर दिया अमेंडमेंट करके। इसलिए इन लोगों को इतनी पीड़ा हो रही है। आज जब कोर्ट में हियरिंग चल रही थी, तो कपिल सिब्बल ने तमिलनाडु में चोल राजाओं के मंदिरों की बात उठाई। 1500 वर्ष पुराने मंदिरों की देख रेख के लिए जो संस्था बनाई गई थी, और उस तरीके से उन मंदिरों का जो देख रेख हो रहा है, उस पर उन्होंने टिप्पणी की। तो दोस्तों, वहाँ पे हमारी जो भी कमेटी है या मंदिरों का जो भी देख रेख करने वाली जो संस्था है, वो केवल मंदिरों से संबंधित व्यवस्था देखती है। और यहाँ वक्फ जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बॉडी है, जो भारत सरकार का एक हिस्सा है, भारत सरकार ने इसे बनाया,
भले वो उसके पीछे मानसिकता कुछ भी रही हो, तो उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हस्तक्षेप क्यों नहीं कर सकती? आज आप इस चीज़ को क्यों डिनाई कर रहे हैं कि यह असंवैधानिक है या जो भी है? संविधान में तो कहीं वक्फ का जिक्र है ही नहीं है। संविधान में वक्फ का कहीं जिक्र नहीं है। यह एक सबऑर्डिनेट बॉडी है जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया, और उसमें जो जो सेंट्रल वक्फ काउंसिल है उसका एक मेंबर पदेन प्रधानमंत्री होता है। सरकार का एक अंग है। सरकार जब चाहे जैसे चाहे वक्फ की संपत्ति की जांच कर सकती है। उसके जो अधीनस्थ कर्मचारी हैं, जो सरकार की जो सबऑर्डिनेट जो प्रशासनिक कार्यप्रणाली है उसके तहत वक्फ की जांच की जा सकती है। वक्फ बना था तब इसके जो नियम और इसके जो नियमाचार थे वो सेकुलर थीम पे थे। आज कहा जा रहा है कि ये एक इस्लामिक बॉडी है। अचानक से ये कैसे हो गया, कैसे संभव है? क्योंकि ये सारे अमेंडमेंट जो हो रहे हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू किए जा रहे हैं। भारत सरकार ने इस पर अमेंड किया है। अब बात करते हैं कि वक्फ एक ट्रेडिशन है। तो जब ट्रेडिशन है तो ये इस्लाम का पार्ट तो है नहीं। आप इसे आज इस्लामिक बता रहे हैं। जब ये 1954 में इस एक्ट में संशोधन किया गया तो उस समय भी इस्लाम का पार्ट नहीं था। इस्लामिक किताबों में किसी किताब में वक्फ का जिक्र नहीं है। तो इस तरह से आप जो भी कोर्ट में दलील पेश कर रहे हैं वो निराधार है, बेवकूफ़ाना है, किसी भी प्रकार से यह पोषणीय नहीं है। और जब भी कोई कानून, सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए ये साफ किया, ये निर्देश दिया कि जब कोई भी एक्ट या जब कोई भी रूल या जब कोई कानून संसद से पास होकर के राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित हो जाता है तो वह एक कानून बन जाता है। सुप्रीम कोर्ट बनाए हुए कानून में इसके साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकता, या कोई भी न्यायालय सिर्फ कानून की विवेचना कर सकता है, उसको एक्सप्लेन कर सकता है, न कि बनाए गए कानून में कोई भी तब्दीली कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ क्लियर कर दिया। कपिल सिब्बल का कहना है कि यह दान लेने की प्रक्रिया है। तो भाई पहले व्यवस्था थी कि मुसलमान, हिंदू, गैर मुसलमान कोई भी इसमें दान दे सकता था, कोई भी इसका उपयोग उपभोग कर सकता था। आज की स्थिति ये है कि कहीं कोई मैदान खाली है, आपने कब्रिस्तान बना दिया, आपने कोई भी मज़ार बना दिया। डीएम के पास पहुंच गए अपनी कागजात लेकर के कि हम इतने दिनों से यहाँ पे कब्रिस्तान है, इतने दिनों से यहाँ पे मज़ार है, ये वक्फ की संपत्ति है। कोई गुंडई चल रही है? किसी भी प्रकार का यहाँ पे सरकार है, प्रशासन है, और जब सरकार की बॉडी है वक्फ, आप मानने के लिए तैयार हैं कि सरकार के द्वारा पोषित पल्लवित हो रही है, तो क्या सरकार का अधिकार नहीं है उसमें अमेंड करने का? आज जब सरकार अमेंड कर रही है तो फिर किस बात की दिक्कत है? ये बहुत बड़े बड़े सवाल हैं जो खड़े हो गए हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने, सरकार के सामने और हम सभी के सामने। इस पर विचार करने की आवश्यकता है, इस पर समझने की आवश्यकता है। सरकार किसी भी धर्म की विरोधी नहीं है। आज भी हम सर्वधर्म समभाव की भावना रखते हैं। तो फिर दूसरा पक्ष इस तरह के बेबुनियादी सवाल उठा करके सरकार को धर्म संकट में क्यों डालना चाह रहा है? न्यायालय को धर्म संकट में क्यों डालना चाह रहा है? न्यायालय अपना फैसला सुनाएगी। यदि आपके पक्ष में जाएगा फैसला तो आप कहेंगे कि न्यायालय निष्पक्ष है। यदि आपके खिलाफ फैसला हो गया तो आप कहेंगे कि न्यायालय ने सरकार का साथ दिया, न्यायालय जुडिशरी जो है निष्पक्ष रही नहीं गई है। तो निरा थोथली बातें करने से कोई फ़ायदा नहीं है। पॉइंट पे बात करने की आवश्यकता है, और दलीलें जो होती हैं वो दलीलें निराधार नहीं हो सकती। जो दलील कोर्ट में पेश की जाती है उसके पीछे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस या कोई चश्मदीद गवाह या आपके पास कोई ऐसा एविडेंस होना चाहिए
जिसके आधार पर न्यायालय निर्णय लेने के लिए मजबूर हो जाए कि आपकी बात सही है। इनमें से कोई भी चीज़ याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता, जाने माने अधिवक्ता कपिल सिब्बल के पास नहीं थी। तुषार मेहता ने बहुत ही साफ और कड़े शब्दों में अपना पक्ष रखा कि वक्फ बोर्ड भारत सरकार के द्वारा चलाई जाने वाली एक सबॉर्डिनेट बॉडी है। इसे सरकार चाहे तो समाप्त भी कर सकती है, क्योंकि इसकी आवश्यकता यदि नहीं है तो इसे ख़त्म किया जा सकता है, या जो अमेंडमेंट बिल लाया गया है वो अप्लाई हो, लागू हो और पूरे देश में एक साथ लागू हो करके ये काम करेगी। दोस्तों, इस प्रकार अब आपने देखा कि दोनों पक्षों ने अपनी अपनी बात रखी। फैसला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित रख लिया है। आगे देखना ये है कि क्या फ़ैसला आता है और इस फैसले पर क्या रिएक्शन होता है दोनों पक्षों का। चूँकि मुकदमा है तो फैसला आएगा, फैसला किसी न किसी एक पक्ष में आएगा, कोई बीच का फैसला तो होगा नहीं, क्योंकि अमेंडमेंट बिल या तो लागू होगा या दूसरे पक्ष की जो याचिका है उसे खारिज किया जाएगा या उसे अलाउ किया जाएगा। तो अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इतना ही। तब तक इंतज़ार किया जाए कि वक्फ बोर्ड पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट अपना विचार क्या रखता है, क्या फ़ैसला आता है। फैसले के साथ पुनः मिलूँगा और तब तक के लिए बीच में हमारे जो भी और भी टॉपिक्स हैं उसके साथ मैं वीडियो बनाता रहूँगा। फैसला हो सकता है कल आए, परसों आए, एक हफ्ते बाद आए, जब भी आएगा फैसले को लेकर के उसकी विवेचना के साथ, उसके एक्सप्लेनेशंस के साथ और पॉइंट टू पॉइंट हम फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। और वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।